हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 8 एनसीईआरटी हिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर करेंगे, व्यापार से साम्राज्य तक। इस अध्याय में हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से अंग्रेज एक व्यापारिक कंपनी के रूप में भारत आई थी और किस तरह से इन्होंने अपना विशाल साम्राज्य स्थापित कर लिया। मुगल साम्राज्य के अंतिम शक्तिशाली शासक थे औरंगजेब, और औरंगजेब ने अपने शासनकाल तक भारत के विशाल क्षेत्रों पर जो है अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो गई और इनकी मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य के जो भी उत्तराधिकारी हुए वो काफी कमजोर और अयोग्य साबित हुए, जिसके कारण मुगल साम्राज्य कमजोर होता चला गया। मुगल साम्राज्य की कमजोरी का फायदा उस समय मुगल सूबेदार और बड़े बड़े जमींदारों ने उठाया। उन्होंने अपनी अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली, अपनी अपनी क्षेत्रीय सत्ता स्थापित कर लिया। इसके कारण क्या हो गया, जो मुगल साम्राज्य के समय में दिल्ली एक इम्पोर्टेंट सेंटर के रूप में काम कर रही थी, जो प्रभावी सेंटर के रूप में काम कर रही थी, उसका भी महत्व धीरे धीरे घटता चला गया। अंग्रेजों के भारत आने से पहले पुर्तगाली और डच भारत आ चुके थे और अंग्रेज एक व्यापारिक कंपनी के रूप में भारत आई थी, तो वो व्यापार में अपना प्रभुत्व जमाना चाहती थी। उसके लिए अंग्रेजों को पुर्तगाली और डच से संघर्ष करना पड़ा और इस संघर्ष में अंग्रेजों की जीत हुई। यहाँ के व्यापार और राजनीति पर इनका एक छत्र अधिकार हो गया। अब अंग्रेज एक व्यापारिक कंपनी से इतने विशाल साम्राज्य के शासक कैसे बने, चलिए उसको देखते हैं। इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम के समय में वहां के कुछ व्यापारियों ने मिलकर के एक व्यापारिक कंपनी की स्थापना की, जिसका नाम रखा द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडिया कंपनी। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को महारानी एलिजाबेथ ने इस कंपनी को पूरब में व्यापार करने के लिए एक अधिकार पत्र दिया, जिसको चार्टर भी कहा जाता है। इस चार्टर के तहत इंग्लैंड की कोई भी कंपनी इस क्षेत्र में व्यापार करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी से किसी भी तरह का कंपटीशन नहीं कर सकती थी, किसी भी तरह का प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकती थी। इस चार्टर के तहत यह भी था कि ईस्ट इंडिया कंपनी समुद्र पार जाकर के नए नए देशों की खोज कर सकती है और व्यापार कर सकती है। साथ ही इस चार्टर में यह भी था कि दूसरे जो व्यापारिक देश हैं वो पूरब के बाजार में व्यापार कर सकते हैं, उन्हें किसी भी तरह से प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता था। ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत आने से पहले 17 मई 1498 ईस्वी को वास्को डी गामा नाम का एक पुर्तगाली नाविक भारत आ चुका था और वास्को डी गामा ही वो पहला यात्री था जिसने समुद्री मार्ग की खोज की थी भारत तक पहुंचने के लिए। उसके बाद हॉलैंड वासी भी व्यापार के उद्देश्य से भारत पहुंच चुके थे। यहाँ पे एक चित्र दिया हुआ है कैप्टन हडसन द्वारा बहादुर शाह जफर और उनके बेटों की गिरफ्तारी। 1857 का विद्रोह के समय जो क्रांति विद्रोह हुआ था, उस समय बहादुर शाह जफर मुगल शासक थे, उनको ही नेता बनाया गया था, उनके ही नेतृत्व में हुआ था। तो उस समय अंग्रेजों के द्वारा विद्रोह को कुचलने के लिए ही बहादुर शाह जफर और उनके बेटों की गिरफ्तारी का ये पिक्चर है, ये चित्र है। भारत में उच्च किस्म के रेशम, सूती कपड़े, काली मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी और नील पाया जाता था और इन वस्तुओं की यूरोप के बाजार में काफी मांग थी। ये व्यापारी क्या करते थे, भारत से सस्ते दाम पर इन वस्तुओं को खरीदते थे और यूरोपीय बाजार में भारी मुनाफा कमाते हुए बेच देते थे। वास्को डी गामा जब भारत से वापस गया तो ये अपने साथ मसाले लेकर गया था और इन्हीं मसालों को बेच करके उसने अपनी समुद्री यात्रा के खर्च का वहन किया और काफी मुनाफा भी कमाया था। यूरोपीय कंपनियां के बीच में कंपटीशन होने से क्या होने लगा, उस समय भारतीय बाजार में सामानों की कीमत बढ़ने लगी थी, जिसके वजह से जो व्यापारिक कंपनियां थी उनका अपना प्रॉफिट घटने लगा था और इसमें मुनाफे की कमी आने से जो यूरोपीय कंपनियां थी वो आपस में लड़ने लगी थी और लड़ाई इसलिए होता था कि किसी भी तरह से व्यापार में उनका अपना एक छत्र राज स्थापित हो सके। यूरोपीय कंपनियां अब क्या करने लगी, धीरे धीरे अपनी अपनी व्यापारिक बस्तियों की किलेबंदी करने लगी, घेराव करने लगी, जिसके कारण वहां के जो स्थानीय शासक थे, जो उस समय वहां पे जिस एरिया के
के शासन में थे, जो भी शासक थे, उनके और कंपनियों के बीच में टकराव होना शुरू होने लगा। व्यापार के साथ साथ अब ये कंपनियां क्या करने लगी थी, राजनीति में हस्तक्षेप करने लगी थी। अब ये चाह रही थी कि किसी भी तरह से राजनीतिक रूप से ये मजबूत हो जाए और व्यापार में एकाधिकार स्थापित कर सके और काफी मुनाफा कमा सके। अब हम लोग देखेंगे कि किस तरह से कंपनी की गतिविधियां बढ़ने लगी थी। भारत में व्यापारिक कोठी स्थापित करने के लिए ब्रिटेन के सम्राट जेम्स प्रथम ने 1608 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस को राजदूत बना करके भेजा। जिस समय कैप्टन हॉकिंस को भेजा गया उस समय जहांगीर शासक थे, उनके दरबार में भेजा गया था। हॉकिंस अपने प्रयास से सूरत में व्यापारिक कोठी खोलने में सफल हो गया। उसके बाद टॉमस रो को भी भारत भेजा गया, उसे भी जेम्स प्रथम ने भेजा था और समुद्री तट पर अंग्रेजी व्यापारिक कोठी स्थापित करने के उद्देश्य से उसे भेजा गया था, जिससे कि उन्हें व्यापार करने में आसानी हो सके, सुविधा हो सके। तो टॉमस रो के भारत से वापस जाने तक सूरत में ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थिति थी वो काफी अच्छी हो चुकी थी, काफी सुदृढ़ हो चुकी थी और साथ ही आगरा, भरूच, अहमदाबाद में भी अंग्रेजी कोठियां स्थापित हो चुकी थी। अब ये लोग 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारतीय राजनीति में इंटरेस्ट लेने लगे थे, दिलचस्पी लेने लगे थे। उसके बाद देखेंगे बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी। शाहजहां ने पुर्तगालियों से नाराज होकर के, क्रोधित होकर के उन्हें बंगाल से बाहर निकाल दिया और अंग्रेजों को बंगाल में सीमित क्षेत्र में व्यापार करने की इजाजत प्रदान कर दी। अंग्रेजी कंपनियों ने 3 गांव सुतानेटी, कालिकता, गोविंदपुर, ये 3 गांवों की जमींदारी 1698 में 12,000 रुपये भुगतान करके प्राप्त कर लिया और यहाँ पे इन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण किया, जो बाद में कलकत्ता नगर कहलाया। औरंगजेब के फरमान के द्वारा कंपनी को निःशुल्क व्यापार करने की अनुमति भी मिल गई और जिसका फायदा कंपनी उठा ही रही थी। साथ साथ जो कंपनी के अफसर लोग थे वो भी अपना निजी व्यापार करते थे और वो भी शुल्क चुकाने में बचने लगे थे, जिसके कारण क्या हो रहा था, बंगाल के जो नवाब थे उस समय मुर्शिद कुली खान और कंपनी दोनों के बीच में टकराव होने लगा था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद बंगाल के नवाब अपने को सशक्त बनाने में जुट गए थे। अंग्रेज इस समय तक अपनी स्थिति काफी मजबूत कर चुके थे और दक्षिण में फ्रांसीसियों पर विजय प्राप्त करके बंगाल में धन कमाने से उनके हौसले भी काफी बढ़ चुके थे। इधर मुर्शिद कुली खान, अलीवर्दी खान, सिराजुद्दौला, ये तीनों बंगाल के शक्तिशाली शासक थे। इन्होंने अंग्रेजों के व्यापारिक हित पर रोक लगाने की पूरी कोशिश की। इन्होंने व्यापारिक रियायत में कमी, नजराने की मांग की, सिक्के ढालने और किलेबंदी पर रोक लगाने के लिए बंगाल के नवाब और अंग्रेजों के बीच में टकराव होना शुरू हो गया और इस टकराव में ये दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश में लगे रहते थे और ये टकराव इतना ज्यादा बढ़ गया कि ये प्लासी के युद्ध तक जा पहुंचा। प्लासी का युद्ध 1757 में अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना और अंग्रेज चाहते थे कि बंगाल का जो भी नवाब बने, जो भी शासक हो, वो उनके व्यापारिक हित के बारे में सोचे, उनका ध्यान रखे। लेकिन सिराजुद्दौला ऐसा कर नहीं रहा था। अंग्रेज एक तरफ नवाब के जितने भी विरोधी थे, शत्रु थे, उनको शरण दे रहा था और साथ ही सिराजुद्दौला के खिलाफ षड्यंत्र भी रच रहा था। सिराजुद्दौला ने भी अंग्रेजों पर दबाव डालना शुरू कर दिया। उसने आदेश जारी किया कि आप उनके राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप ना करें। उन्होंने अंग्रेजी कंपनी को ये एक दबाव डाला, एक चेतावनी दी। उसके बाद उन्होंने उनसे कहा कि आप अपनी किलेबंदी को रोकिए और जितना भी बकाया राजस्व है उसको चुकाइए। अब ऐसी स्थिति में अंग्रेज और बंगाल के बीच में संघर्ष होना जरूरी हो गया, अनिवार्य हो गया। सिराजुद्दौला ने फिर क्या किया कि फोर्ट विलियम के किलेबंदी को नष्ट करने का आदेश दे दिया और उस आदेश को अंग्रेजों ने ठुकरा दिया। उससे क्रोधित होकर के सिराजुद्दौला ने मई 1756 ईस्वी में कासिम बाजार पर आक्रमण कर दिया और उसे अपने कब्जे में ले लिया। फिर 20 जून 1756 ईस्वी को भी नवाब ने फोर्ट विलियम पर अधिकार कर लिया। नवाब की फौज ने कई अंग्रेज अफसरों को गिरफ्तार कर लिया, उनके गोदामों पर कब्जा कर लिया। कई सारे अंग्रेज अफसरों ने आत्मसमर्पण भी कर दिया। बहुत सारे अंग्रेजों को बंदी भी बना लिया गया। तो इसके बाद नवाब ने कलकत्ता का भार मानिकचंद को सौंप करके वो अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद लौट गया।
ये सब होने के बाद अंग्रेज काफी क्रोधित हो गए और उसके बाद उन्होंने नवाब को सबक सिखाने की योजना बनानी शुरू कर दी। फिर वो रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सेना लेकर के कलकत्ता की ओर पहुंचे और वहां उन्होंने नवाब के बड़े बड़े अधिकारियों को रिश्वत देकर के अपने पक्ष में मिला लिया और उसके बाद इन्होंने कलकत्ता पे अंग्रेजों ने अपना अधिकार कर लिया। विवश होकर के नवाब को अलीनगर की संधि करनी पड़ी। उसके बाद वो सारी व्यापारिक जितनी सुविधाएं थी वो सारी उनको लौटानी पड़ी जो मुगल शासक फर्रुख सियर के फरमान के द्वारा अंग्रेज कंपनी को प्राप्त हुई थी। अब अंग्रेजों का मनोबल काफी बढ़ गया। अब अंग्रेज नवाब के विरुद्ध षड्यंत्र करते जा रहे थे और नवाब भी अंग्रेजों को लेकर के सजग रहते थे और धीरे धीरे युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार होने लगी थी। 23 जून 1757 को मुर्शिदाबाद के दक्षिण में 22 मील की दूरी पर प्लासी नामक स्थान में सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना के बीच लड़ाई हुई। और इस लड़ाई से पहले अंग्रेजों ने क्या किया, सिराजुद्दौला के सेनापति मिर्जाफर को नवाब बनाने का लालच देकर के अपनी ओर कर लिया। तो इस युद्ध में मिर्जाफर के विश्वासघात के कारण नवाब की हार हो गई और युद्ध के बाद सिराजुद्दौला की हत्या कर दी गई। मिर्जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया। अब मिर्जाफर एक कठपुतली शासक की तरह बन के रह गया था, लेकिन अंग्रेजों को लगने लगा कि मिर्जाफर जो है वो अब मतलब हमारे व्यापारिक हित की रक्षा करने में आनाकानी कर रहा है, तो उन्होंने मिर्जाफर को हटा दिया। उसके बाद उन्होंने क्या किया, मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया। लेकिन जब मीर कासिम ने भी अंग्रेजों की सारी बातों को मानने से इनकार कर दिया तो अंग्रेज उसके खिलाफ भी साजिश करने में जुट गए। फिर जुलाई 1763 ईस्वी में कंपनी ने मिर्जाफर को फिर से बंगाल की नवाबी सौंप दी और मीर कासिम के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया और यही युद्ध इतिहास में बक्सर के युद्ध के नाम से जाना जाता है। ये बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को हुआ था और इस युद्ध में एक और मुगल शासक शाह आलम द्वितीय थे और अवध का नवाब सुजाउद्दौला थे, मीर कासिम थे, तो दूसरी ओर अंग्रेजी सेना थी जिसका नेतृत्व मुनरो कर रहे थे। उसके बाद ये तीनों की सम्मिलित शक्ति को देखकर के अंग्रेज थोड़े से डर गए थे, भयभीत हो गए थे, तो उन्होंने अवध के नवाब को अपने पक्ष में मिलाने की कोशिश की, लेकिन वे असफल हो गए और इस युद्ध में अंततः संयुक्त सेना पराजित हो गई और अंग्रेजों की जीत हो गई। इस युद्ध का परिणाम बहुत ही महत्वपूर्ण और स्थायी हुआ। बक्सर के युद्ध में विजय होने के बाद भारत में वास्तविक रूप से ब्रिटिश प्रभुसत्ता स्थापित हो गई। अब मुगल सम्राट, बंगाल का नवाब, अवध का नवाब ये पूर्ण रूप से कठपुतली शासक बनकर के रह गए। बंगाल के विशाल राजस्व संसाधन पर कंपनी का एक अधिकार और नियंत्रण स्थापित हो गया। फिर कंपनी के इतिहास में वैधानिक आर्थिक व्यापार का युग खत्म हो गया और राजकीय राजस्व के साथ व्यापार का युग शुरू हो गया। इसके बाद कंपनी के अफसर और कर्मचारी भी भारत में खूब कमाई करके नवाबों की तरह जिंदगी जीना चाहते थे और इसके लिए इन्होंने क्या किया, कंपनी के अफसर और कर्मचारी ने भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया। फिर ये नवाब पर दबाव डालते थे, दबाव करते थे कि आप कंपनी के अफसर को जमीन और बहुत सारा पैसा दीजिए और इसी तरह से रॉबर्ट क्लाइव ने भारत में काफी अकूत संपत्ति अर्जित की थी, बहुत सारा संपत्ति अर्जित किया था। उसके बाद कंपनी का साम्राज्य धीरे धीरे फैलता जा रहा था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय रियासत का अधिग्रहण करने के लिए सीधे सैनिक हमले ना करके कूटनीति का सहारा लिया। अब ये जितने भी भारतीय रियासत थे उनको कैप्चर करना चाहते थे, तो उसके लिए इन्होंने कूटनीति का सहारा लिया। इन्होंने एक सहायक संधि के तहत इन्होंने भारतीय रियासतों को ये कहा कि आप अपनी स्वतंत्र सेना नहीं रख सकते हैं। स्वतंत्र सेना रखने पे रोक लगा दी। आप कंपनी अपनी सेना वहां रखती थी और इस सेना का रख रखाव का खर्च भारतीय शासकों को उठाना पड़ता था और जो शासक ये रकम नहीं चुका पाते थे तो उसे जुर्माने के तौर पर उस इलाके को या उस रियासत को कंपनी अपने कब्जा में, अपने नियंत्रण में कर लेती थी और इसी तरह से उन्होंने अवध और हैदराबाद के इलाके को छीना था। उसके बाद हम थोड़ी सी जानकारी टीपू सुल्तान के बारे में लेंगे, जिन्हें शेरे मैसूर कहा जाता है। हैदर अली की मृत्यु के बाद उनके पुत्र टीपू सुल्तान ने मैसूर की कमान संभाली थी। टीपू सुल्तान के नेतृत्व में मैसूर एक शक्तिशाली राज्य बन गया था।
और इनके पिता हैदर अली उन्होंने भी उनकी भी मृत्यु अंग्रेजों से लड़ते लड़ते ही हुई थी। टीपू सुल्तान ने कंपनी के व्यापारिक हितों पर आघात किया था। उन्होंने अपने रियासत के बंदरगाहों पर जो चंदन, काली मिर्च, इलायची ये निर्यात की जाती थी, उस पे टीपू सुल्तान ने रोक लगा दी थी। साथ ही टीपू सुल्तान ने फ्रांसीसियों की मदद से अपनी सेना का काफी आधुनिकीकरण कर लिया था और इनके संबंध, फ्रांसीसियों के साथ जो संबंध थे उसे देख करके अंग्रेज काफी भयभीत रहते थे, काफी सशंकित रहते थे। टीपू सुल्तान ने तुर्की और फ्रांस में दूत भेज करके उनका समर्थन भी प्राप्त करने की कोशिश की थी। तो इनकी बढ़ती हुई शक्ति को देखकर अंग्रेजों ने मैसूर के खतरे को खत्म करने के लिए सैनिक कार्रवाई शुरू की। टीपू से पहले भी उनके पिता हैदर अली के साथ अंग्रेजों का युद्ध हुआ था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1767 से 69 तक चला था, और फिर द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84। टिपू सुल्तान के साथ भी अंग्रेजों के 2 युद्ध हुए। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो लॉर्ड कॉर्नवालिस और टीपू सुल्तान के बीच हुआ था, और जिसमें टीपू ने बहादुरी के साथ दुश्मनों का सामना किया था, लेकिन विवश होकर के उन्हें अंग्रेजों के साथ श्रीरंगपट्टनम की संधि करनी पड़ी थी। और इस संधि में मैसूर को आर्थिक और सामरिक रूप से काफी कमजोर कर दिया गया था। टीपू के लिए अब अंग्रेजों से मैसूर को बचाए रखना मुश्किल होने लगा था। उसके बाद लॉर्ड वेलेस्ली ने टीपू पर षड्यंत्र का आरोप लगाया था कि टीपू सुल्तान फ्रांसीसियों को यहाँ पे बुला करके अंग्रेजों के विरुद्ध षड्यंत्र रचते हैं। तो ऐसा उन्होंने आरोप लगाया और 1799 ईस्वी में टीपू सुल्तान पर फिर से आक्रमण कर दिया गया और 4 मई 1799 ईस्वी को चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान बहादुरी के साथ लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। इसके बाद हम देखेंगे अंग्रेजों का मराठों के साथ संघर्ष। मराठों की शक्ति से भी अंग्रेज काफी चिंतित थे और पानीपत की तीसरी लड़ाई में हार होने के बाद मराठा को कई राज्यों में बांट दिया गया था। उसके बाद अंग्रेजों और मराठों के बीच 3 युद्ध हुआ। पहला युद्ध 1782 ईस्वी में सालबाई की संधि के बाद खत्म हुआ। दूसरे युद्ध में आंग्ल मराठा युद्ध 1803-1805 के में हुआ था। इस युद्ध के बाद आगरा और दिल्ली के कई भूभाग पर अंग्रेजों के कब्जे हो गए थे। फिर तीसरा युद्ध 1817 से 19। इस युद्ध के बाद अंग्रेजों ने मराठों की ताकत को पूरी तरह से कुचल दिया और मराठों के 2 प्रसिद्ध योद्धा और शासक थे महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस। इसके बाद देखेंगे सर्वोच्चता का दावा। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। लॉर्ड हेस्टिंग्स भारत का गवर्नर जनरल बन करके 1813 ईस्वी में भारत आया था और हेस्टिंग्स के भारत आने से पहले मुगल सम्राट को सर्वश्रेष्ठ माना जाता था और हेस्टिंग्स ने गवर्नर जनरल के रूप में भारत में राजनीतिक श्रेष्ठता को बढ़ाने का प्रयास किया और भारतीय राज्यों पर अपनी सर्वोच्च सत्ता को स्थापित करने के लिए इन्होंने प्रयास आरंभ किए। इसके लिए इन्होंने क्या किया कि भारतीय रियासत पर अधिग्रहण करने के लिए उन्हें धमकाना शुरू किया, उन्हें धमकाया, लेकिन इसके बदले में इन्हें विरोध का भी सामना करना पड़ा। जैसे कि तौर पर कब्जा करने के प्रयास में रानी चेन्नम्मा ने अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार उठा करके आंदोलन शुरू कर दिया था। उसके बाद पंजाब में भी रंजीत सिंह से उसे भारी विरोध का सामना करना पड़ा था, लेकिन अंततः 1849 ईस्वी में अंग्रेजों ने पंजाब पर अधिकार कर लिया था। फिर भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के लिए लॉर्ड डलहौजी ने एक नीति बनाई थी, हड़प नीति या विलय का सिद्धांत। इसके तहत उन्होंने सबसे पहले सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर और झांसी को अपने राज्य में मिला लिया था। इस नीति के तहत कहा जाता था, ऐसा था कि जिस रियासत में कोई पुरुष वारिस नहीं है तो वैसे राज्य को अपने राज्य में मिला लिया जाता था। उसके बाद 1856 ईस्वी में अवध पर कुशासन का आरोप लगा करके उसे अपने नियंत्रण में ले लिया गया, जिससे कि वहां की जनता ने काफी विरोध किया था और इसी विरोध ने 1857 ईस्वी के महान विद्रोह में सक्रिय भूमिका निभाई थी। उसके बाद डलहौजी को देसी नरेश और उनकी प्रजा का भी बहुत सारा विरोध झेलना पड़ा था, बहुत विरोध का उनको सामना करना पड़ा था। इसके बाद नए शासन की व्यवस्था। वॉरेन हेस्टिंग्स को भारत का पहला गवर्नर जनरल बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था
और इन्होंने भारत में अंग्रेजी राज के विस्तार और सुदृढ़ीकरण में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उसके समय तक कंपनी बंगाल, बंबई और मद्रास में सत्ता हासिल कर चुकी थी। वॉरेन हेस्टिंग्स ने कई प्रशासकीय और न्यायिक सुधार किए और न्यायिक व्यवस्था के अंतर्गत उन्होंने हर जिले में फौजदारी अदालत, दीवानी अदालत स्थापित की। फिर जिला कलेक्टर को दीवानी अदालत का मुखिया नियुक्त किया जाता था। फौजदारी अदालत काजी और मुफ्ती के अधीन होते थे। उसके बाद 1773 ईस्वी में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। जिला के कलेक्टर का मुख्य काम होता था लगान और कर वसूलना, कर का संग्रह करना और वहां पे कानून व्यवस्था को बनाए रखना, ये जिला कलेक्टर का काम होता था। अब हम लोग देखेंगे कंपनी की सेना। उनकी सेना कैसी होती थी, किस तरह से वो उनको प्रशिक्षण देते थे। जिस मुगल सेना की जो ताकत थी, मुगल सेना की जो ताकत थी वो घुड़सवार और पैदल सेना थी। तीरंदाजी और तलवारबाजी का प्रशिक्षण वे लगातार लेते रहते थे। और उसके बाद वहां के जो स्थानीय जमींदार थे मुगलों को आवश्यकता के अनुसार सिपाही की जरूरत को पूरा भी करते थे। किसानों को सेना में शामिल करने के बाद उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता था जिससे वो पेशेवर सैनिक बन सके। तो कंपनी भी जब अपनी सत्ता सैनिक ताकत की बदौलत बढ़ाने में जुटी तो उसने भी सैनिकों की भर्ती का यही तरीका अपनाया था। उन्हें सिपाही कहा जाता था। उसके बाद 1820 ईस्वी के दशक में घुड़सवार टुकड़ियों की जरूरत कम होती गई और पैदल टुकड़ी का महत्व बढ़ गया, क्योंकि बर्मा, अफगानिस्तान और मिस्र में ब्रिटिश फौजें लड़ रही थी, जिसके कारण अंग्रेजों ने अपनी सेना को सशक्त करने के लिए उन्हें यूरोपीय ढंग से प्रशिक्षित और अनुशासित करना शुरू किया। इस कड़ी में अपनी सेना को सशक्त करने के लिए अंग्रेज कभी कभी क्या करते थे, जाति और समुदाय की भावनाओं को भी ध्यान में नहीं रखते थे, जिसके कारण उन्हें उनकी सेना में असंतोष बढ़ता जा रहा था। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे एक व्यापारिक कंपनी से एक औपनिवेशिक शक्ति बनती गई। पहले क्या होता था, समुद्री यात्रा में जब अंग्रेज अपने परिवार के साथ भारत आते थे या भारत आने में उन्हें समुद्री यात्रा में 6 से 8 महीना का समय लग जाता था। लेकिन भाप के सहारे चलने वाले समुद्री जहाज के कारण अब अंग्रेज अपने परिवार के साथ आसानी से भारत आने लगे और 1857 ईस्वी तक भारतीय उपमहाद्वीप के 63% भूभाग और 78% आबादी पर कंपनी का सीधा शासन स्थापित हो गया। यहाँ मानचित्र दिया गया है। इस मानचित्र को देखने से पता चलता है कि किस तरह से अंग्रेजों ने भारत के भूभाग पे अपना कब्जा किया था। यहाँ पे 1797 का दिया गया है। 1797 में ये येलो कलर में जो है वो ब्रिटिश शासन के अधीन क्षेत्र है। तो यहाँ पे देख रहे हैं 1797 में ब्रिटिश शासन कितने दूर तक फैली हुई थी। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे 1840 में कितना क्षेत्र पे इन्होंने कब्जा किया, कितना क्षेत्र को इन्होंने अपने अंदर में कर लिया था। उसके बाद यहाँ देखेंगे तो लगभग ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत को व्यवहारिक रूप से पूरी तरह से अपने नियंत्रण में यहाँ कर चुकी थी 1857 ईस्वी तक। उसके बाद हम देखेंगे, क्योंकि हम जैक बोर्ड हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे थोड़ी सी जानकारी हमें झारखंड के बारे में भी लेनी है। झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश सिंहभूम जिले की ओर से हुआ था और 1765 ईस्वी में जब बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को मिली थी तो झारखंड अंग्रेजों के अधीन आ गया था, क्योंकि उस समय झारखंड बिहार का एक अंग था। उसके बाद 18वीं सदी के अंत तक इस क्षेत्र पर राजस्व वसूली, कानून व्यवस्था लागू करने में अंग्रेजों को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ा था। अंग्रेजों को बहुत सारे जनजातीय आंदोलन का सामना करना पड़ा था। दीवानी मिलने के 2 वर्ष के बाद 1767 में अंग्रेजों के सिंहभूम में प्रवेश करने के तुरंत बाद मानभूम के अपदस्थ राजा थे जगन्नाथ ढाल, उनके नेतृत्व में विद्रोह हुआ जिसे ढाल विद्रोह के नाम से जाना जाता है। अंग्रेजों के आगमन के साथ झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों में सत्ता और शासन के साथ शोषण के एक नए अध्याय की शुरुआत हो गई। यहाँ पे हमारा ये अध्याय खत्म हो गया और थोड़े क्वेश्चन आंसर हम देख लेंगे। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना महारानी
एलिजाबेथ प्रथम के समय हुई थी। नेक्स्ट है, जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर कैप्टन हॉकिंस डैश के दरबार में आया था, तो जहांगीर के दरबार में आया था। अंग्रेजों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी डैश स्थान पर स्थापित की थी, सूरत पे की थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश ने फोर्ट विलियम की किलेबंदी को नष्ट करने का आदेश दिया था, तो सिराजुद्दौला ने फोर्ट विलियम की किलेबंदी को नष्ट करने का आदेश दिया था। मीर जाफर ने प्लासी युद्ध में किसका साथ दिया था? मीर जाफर ने प्लासी युद्ध में अंग्रेजों का साथ दिया था। उसके बाद कुछ क्वेश्चन आंसर देख लें। अंग्रेजों को बंगाल में सीमित क्षेत्र में व्यापार करने की इजाजत किसने दी थी? अंग्रेजों को बंगाल में सीमित क्षेत्र में व्यापार करने की इजाजत शाहजहां ने दी थी। प्लासी के युद्ध का क्या कारण था? प्लासी के युद्ध के निम्नलिखित कारण थे। पहला कारण लिखेंगे पॉइंट वाइज करके। पहला कारण, सिराजुद्दौला के विरुद्ध अंग्रेजों का षड्यंत्र। दूसरा कारण, अंग्रेजों और सिराजुद्दौला में तनाव। तीसरा कारण है अंग्रेजों द्वारा किलेबंदी। चौथा कारण, काशिम बाजार और कलकत्ता पे अधिकार। और लास्ट पांचवा कारण है व्यापारिक विशेष अधिकारों का दुरुपयोग। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, अंग्रेज टीपू सुल्तान से क्यों भयभीत थे? टीपू सुल्तान के नेतृत्व में मैसूर एक शक्तिशाली राज्य बन गया था। उसने फ्रांसीसियों की सहायता से अपनी सेना का आधुनिकीकरण कर लिया था। टीपू सुल्तान की बढ़ती हुई ताकत को देखकर अंग्रेज भयभीत थे। झारखंड कंपनी सरकार के संपर्क में कैसे आया? 1765 ईस्वी में बिहार, उड़ीसा और बंगाल की दीवानी जब ईस्ट इंडिया कंपनी को प्राप्त हुई, तब झारखंड अंग्रेजों के अधीन आ गया। झारखंड उस समय बिहार का एक अंग था। इसके बाद क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, नवाब द्वारा अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद स्थानांतरित करने का क्या उद्देश्य था? मुर्शिदाबाद बंगाल प्रांत के मध्य में स्थित था, जहां से संपूर्ण प्रांत पर प्रशासनिक नियंत्रण स्थापित किया जा सकता था। साथ ही अंग्रेजों के षड्यंत्र से भी बचा जा सकता था। इसलिए नवाब ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद स्थानांतरित कर ली। हमारा ये अध्याय यहाँ खत्म होता है। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।